नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यास तूफान का असर बिहार में भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। यह तूफान का नाम अमन के द्वारा दिया गया है और अमन ने इस तूफान का नाम यास दिया है। यह तूफान बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के तट से कल दिन में 12 बजे के बाद किसी भी समय टकराने की संभावना है। इसके बाद बंगाल के कई जिले के साथ साथ बिहार के कई जिले में भारी बारिश वज्रपात की संभावना है। फिलहाल इस पूरे मामले में कहा यही जा सकता है कि मौसम विभाग के अधिकारी पूरे मामले में गणना करने में लगे हुए हैं। इस पूरे मामले में मौसम विभाग के अधिकारी का कहना है कि दिल्ली में मौसम विभाग के अधिकारी लगे हैं और लगातार वहां से पटना के अधिकारी भी संपर्क में हैं। मौसम विभाग की माने तो कल 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरे बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश होगी, वज्रपात होगा और आंधी तूफान की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के लोगों का यह भी कहना है कि यह तूफान टकराने के बाद इसकी स्थिति क्या होगी यह कह पाना मुश्किल है। अगर यह तूफान टकराने के बाद भी उसी दिशा में होगा या मजबूत होगा तो बिहार और झारखंड में इसका व्यापक असर पड़ेगा। कई जिले बहुत गंभीर तरीके से प्रभावित होंगे। अगर यह तूफान कमजोर पड़ता है तो निश्चित तौर पर यहाँ समान तरीके से बारिश होगी और कहीं न कहीं कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की पूरी संभावना है। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन हम मूव करेगा तो उसके बाद वो झारखंड के ऊपर आएगा। इसका इम्पैक्ट बिहार के ऊपर पड़ेगा कुछ जिलों में, और जैसे भारी बारिश होने की ये जारी रहने की संभावना है, जिसका हम अपडेट आपको देंगे अभी बाद में। और साउथ बिहार में खासकर जिलों में कुछ जिलों में, और आज और कल एक दो डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश हो सकती है। परसों भारी से हैवी वेरिएबल रेनफॉल होने की संभावना है। इसके अलावा पूरे राज्य में ऐसे ही हल्के से मध्यम लाइट से मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है अगले 4 से 5। फिलहाल इस पूरे मामले में मौसम विभाग के अधिकारी ने जब कशिश न्यूज से बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, ये प्री स्टेज है। कल शाम में 3 बजे दिन के बाद ही पूरे मामले पर विश्लेषण के बाद कहा जा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग के अधिकारी का यह भी कहना है कि यास के टकराने के बाद हालात क्या होंगे यह कह पाना मुश्किल है। बंगाल के कई जिले अफेक्टेड होंगे और क्या स्थिति होगी, क्या वो किस ओर मुड़ेगा और उसकी स्पीड कितनी होगी। उसकी स्पीड में अगर कमी आएगी तो बिहार झारखंड कम प्रभावित होंगे, स्पीड में अगर ज़्यादा होगी तो बिहार झारखंड के कई जिले प्रभावित होंगे। फिलहाल मौसम विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। कल 3 बजे के दिन के बाद जब वो टकराएगा उड़ीसा और बंगाल के तट से तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिले के डीएम को अलर्ट जारी किया है और कहा है कि किसी भी हालत में कल 12 बजे दिन के बाद से किसान को खेत में न जाने दें, लोगों को खुले जगह पर न जाने दें और अगर संभव हो तो अगर लोगों को इवैक्यूएट करना हो तो लोगों को इवैक्यूएट करें। फिलहाल इस पूरे मामले में मौसम विभाग के अधिकारी कल पूरे मामले में विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन यह कहना होगा कि यास का तूफान का असर बिहार झारखंड पर निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। मरगो आलम, कशिश न्यूज़, पटना। देश कोरोना की महामारी का दहन झेल रहा है, वहीं धनबाद कोल कैपिटल के नाम से जाने जाने आए दिन अवैध कोल माफिया इन दिनों अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बीती रात आप दिखाना चाहेंगे खदान है, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाएंगे। एक खदान के अंदर हम घुसेंगे और दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार की आप देख सकते हैं। खदान एक प्राइवेट खदान है जो कि बीसीसीएल का नहीं है। अवैध उत्खनन करते हैं लोग, पूजा देख सकते हैं आप कि लोग पूजा करके लोग घुसते हैं। यहाँ काली जी का मूर्ति लगा हुआ है। पूरी तरह से कहें कि सेफ जोन बना के लोग काम करते हैं। कोल माफिया और मजदूरों के साथ शोषण करते हैं। बता दें कि कल ही यहाँ के मजदूर से जब बात करनी चाहिए तो बताया कि हमें 10 रुपये बोरी मिलता है, जबकि कोल माफिया ने लाखों और करोड़ों की वसूली करते हैं। हम चलेंगे अंदर, घुसेंगे खदान की ओर, देखेंगे और किस प्रकार की काम चलता है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम अंदर की ओर बढ़ना चाहेंगे। काफी अंधेरा है, अवैध कोयले की बोरियां रखी हुई है। हम दिखाना चाहेंगे, ये पहली तस्वीर होगी कशिश न्यूज की ओर से, जो अवैध उत्खनन किस प्रकार के किया जाता है। ये बीसीसीएल का चालू माइंस था जिसको बंद करके लोग अवैध उत्खनन करते हैं। अवैध उत्खनन में कईयों की जान जाती है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं। ये अंदर की घटना है, अंदर की माइंस है जो प्राइवेट की ओर से चलती है। दिखाना चाहिए किस तरह का लोग गड्ढा कर करके लोग यहाँ से कोयला निकालते हैं और अवैध रूप से कोयला निकाला जाता है। कईयों की मौत होती है, लेकिन फिर भी लोग सुनने को तैयार नहीं होते। बीती रात
सोनाडी थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन में छापेमारी की गई थी, जिसमें 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से लगभग 400 से 500 बोड़ों की जब्त की गई थी। आप देख सकते हैं किस प्रकार के खदान लोग चलाते हैं। अवैध उत्खनन का खदान है बाघमारा में, कोई नई बात नहीं है। सप्ताह भर के अंदर से 3 छापेमारियां हो चुकी है, लेकिन फिर भी बाघमारा में अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं लेता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार के कोल माफिया खदान के अंदर घुसकर और अवैध उत्खनन करते हैं और करोड़ों लाखों करोड़ों कमाते हैं, और वहीं मजदूर को यहाँ से प्रत्येक बोरिया 10 रुपया मिलता है। जान जोखिम में डाल के मजदूर करते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? 10 रुपया बोरियां। बागमारा से कशिश के लिए सुधीर सिंह की रिपोर्ट। पटना वासियों के लिए खुशखबरी है, इस बार पटना किसी भी हालत में नहीं डूबेगा। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये दावा नगर निगम के आयुक्त हिमांशु शर्मा का है। हिमांशु शर्मा से आज बातचीत की कशिश न्यूज ने, तो उन्होंने कहा कि इस बार पटना नहीं डूबेगा। इनका यह भी कहना है कि यस तूफान का असर अगर बहुत ज़्यादा पटना में होता है तो कहीं भी 2 से 3 घंटे पानी ज़्यादा जमा नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि सभी संभव सही हैं, सभी तरह के नाले को साफ कर दिया गया है, बड़े नाले की उगाही कर ली गई है और फिलहाल अभी भी कई स्थानों पर काम चल रहा है। हिमांशु शर्मा से जब पूछा गया कि हर बार दावा यही होता है लेकिन उसके बावजूद स्थिति वही होती है, तो उनका कहना था कि इस बार काम पूरी तरीके से किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जो हालात होंगे वो हालात हमारे बस में होंगे और किसी भी हालत में पटना को नहीं डूबने दिया जाएगा। हिमांशु शर्मा ने यह भी कहा कि जिस तरीके से इस बार नाली की उड़ाई की गई है वो बिल्कुल पुख्ता तरीके से है और कहीं भी पानी जमा नहीं होगा। बाईपास के हालत में जब हिमांशु शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाईपास के हालत इलाकों में भी पूरी तरह से बाईपास के बगल में जो नाली है उसकी उड़ाई कर ली गई है। जो काम बाकी है उसको 15 जून से पहले करने का निर्देश दिया गया है। पहला बारिश अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 1 से 2 दिन में, कल या परसों में जो जो हम लोग का साइक्लोन का जो इशू आ रहा है, तो हम लोग उसमें पूरा प्रिपरेशंस के साथ हैं। 100-120 mm रेनफॉल होने की संभावना है। जनरली जो हम लोग की इंस्टॉल कैपेसिटी है वो उतनी है। जितने भी इस तरीके के वाटर लॉगिंग के एरियाज़ हैं, राजेंद्र नगर है, कंकड़ बाग है, पाटलिपुत्रा है, राजवंशी नगर का इलाका है और बाईपास के उस तरफ दक्षिण का जो इलाका है, उन सभी जगह हम लोगों ने मुकम्मल व्यवस्था की है। 150 के अराउंड छोटे पंप्स भी हम लोगों ने डिप्लॉय किए हैं ऐसे इलाकों में जहां जल जमाव की समस्या ज़्यादा होती है। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि बारिश में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा पानी किसी भी लोकेशन पर नहीं लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि संप हाउस में नए मशीन लगाए गए हैं, उस मशीन के आधार पर फिलहाल संप हाउस पूरी तरह से काम करेंगे। लगातार जैसे ही पानी होगी संप हाउस चालू होगा और फिलहाल पानी निकालने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैन पावर की कोई कमी नहीं है, लगातार मैन पावर को लगाया गया है और हर स्थिति में हम लोग मुकाबला करने के तैयार हैं। मानसून में इस बार पटना नहीं डूबेगा, ये दावा हिमांशु शर्मा फिर कर रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत सीधा है, हर साल नगर आयुक्त दावा करते हैं, हर साल स्थिति वही होती है। देखना पड़ेगा नगर आयुक्त के इस बार दावे में कितना दम है, लेकिन इतना तो तय है कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस बार मौसम करवटी ले रहा है, अगर बिहार में भारी वर्षा हुई, पटना में भारी वर्षा हुई तो निश्चित तौर पर लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नगर निगम का कहना है कि पानी जितनी ज़्यादा हो, पानी बहुत भी ज़्यादा हो, लेकिन 2 से 3 घंटे में हम पानी को किसी भी एरिया से निकाल देंगे। सवाल सीधा है, इन दावों का क्या समय आने पर पता चल पाएगा। लेकिन इतना तो तय है, निश्चित तौर पर मौसम की करवटी के बीच फिलहाल पटना वासियों को अभी से मानसून के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग के दावे के बीच नगर आयुक्त का भी दावा अपने आप में दिखाता है कि आने वाले समय में इनके दावे में सच्चाई कितनी होगी। मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। लहर में गांव में जो है ग्रामीण भारत में कोरोना की दूसरी लहर एक तरह से पहुंच चुका है और हम अभी मौजूद हैं समस्तीपुर का जो सांसद ग्राम जो योजना के माध्यम से गोद लिया गया था उसकी जगह हम मौजूद हैं और आयुष्मान भारत के साथ किया जो है APSC है बना हुआ है, जो स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं वो बना हुआ है। आप यह तस्वीर देख सकते हैं और यह जो है सांसद जो अभी मौजूदा वक्त में प्रिंस राज हैं और शुरुआती दौर से अगर बात की जाए तो सत्यनारायण सिंह से लेकर और रामचंद्र पासवान और उसके बाद उसके पुत्र यहाँ के सांसद हैं। लेकिन अभी भी देखिए यह उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ ग्रामीण भारत, इसकी आबादी अगर मानी जाए तो लगभग 11 से 12 हज़ार की आबादी है और यहाँ का यह पूरा जो हालात है आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग तो सभी जगह बिल्डिंग बनाई गई है, अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग के लिए जो चीज़ होना चाहिए ये तारे जरे हैं। तो ये
कहीं ना कहीं एक तरह से सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब एक तरफ ग्रामीण भारत में कोरोना जैसा लहर पांव पसार चुका है और दूसरी ओर इलाज के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या जिस जो है ग्राम को गोद लिया गया था और गोद लेने से जो है उस ग्राम की तकदीर बदलने की बात हो रही थी, वो कहाँ हद तक बदला है या कुछ आपके यहाँ जो गांव है क्या कुछ बदलाव हुआ है? क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी सांसद ग्राम योजना, उसका बदलाव क्या हुआ जब यहाँ से रामचंद्र पासवान बने और उसके बाद उनके पुत्र बने? जी देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ बदलाव होनी चाहिए उस प्रकार कोई भी बदलाव ऐसे नहीं हुई। जो इस ग्राम में पहले से था, जो हमारे बाबा दादा या कोई भी हमारे जो थे वो जैसे रखे हुए थे उसी तरह से था। और किसी प्रकार की सांसद महोदय के आने के बाद, प्रिंस पासवान आ जाए, रामचंद्र पासवान आ जाए, दोनों के आने के बाद, उन दोनों के आने के बाद किसी प्रकार का यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है। तो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र और ये अभी लगभग 6 मंथ पहले ये अभी बना है और उस टाइम से तो ये बंद ही है। बंद है मतलब कोई आते हैं यहाँ नर्स या कुछ कोई है? अभी तक तो मैं नहीं देखा हूँ कोई आते हैं। कोई नहीं, डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे सिर्फ एक पेपर पे है। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है पेपर हो गया है। हाँ। ये बाहर देख लीजिए सिर्फ बना हुआ, लेकिन ना ही डॉक्टर यहाँ रहते हैं, नर्स रहती हैं। कोलीराम गांव में जहां जो है सांसद का गोद लिया हुआ गांव है और प्रिंस राज पासवान यहाँ के सांसद हैं। मौजूदा वक्त में यह मुशहरी टोल कहा जाता है, जिसे हम मिहिर जाति कहा जाता है, और इसी दलितों के सहारे पूरी चीज़ साधने की कोशिश होती है, विकास की गाथा गढ़ी जाती है और चुनावों में भी इन लोगों के नाम के सहारे ही वोट लिए जाते हैं। लेकिन जब कोई आपदा आए, कोई बीमारी आए, कोई महामारी आए, तो इन लोगों के साथ कौन खड़ा होता है, यह तस्वीर के माध्यम से आप जरूर देख सकते हैं कि इन लोगों की हालात क्या है। इन ग्रामीण स्तर पे इन लोगों के इलाज के लिए क्या कुछ व्यवस्था है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, उस उप स्वास्थ्य केंद्र को हमने दिखलाया है, लेकिन व्यवस्था बदली नहीं है। उस उप स्वास्थ्य केंद्र में ताले जरे रहते हैं और यहाँ के लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, हमारे साथ बताइएगा। बाबा, आपका क्या नाम हुआ? राम प्रकाश। क्या करते हैं आप? यही काम करते हैं, बनिहारी। अच्छा, कितना रोज कमा लेते हैं? 100-150 रुपया। 150 रुपया कमा लेते हैं। कितने बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे हैं 6 गो। अच्छा, वही में प्रतिपाल करते हैं अपना। 150 में गुजारा हो जाता है? कहाँ से गुजारा होगा? 150 में गुजारा करवा तेल 200 रुपये हो गया। हर चीज का दवा दारू हर चीज महंगाई है, पूर्ति नहीं होता है। अच्छा, अब क्या करें, हम कोई व्यवस्था भी नहीं मिल रहा है। हाँ। कैसे हम चल रहे हैं। अच्छा, अभी बीमारी चल रहा है, कोरोना चल रहा है, पता है? बीमारी महामारी चल रहा है। हाँ चल रहा है, अभी पता है कि कोरोना पूरे हर जगह है। हाँ, बहुत भी आदमी मर भी रहा है। आपके गांव में है क्या? ना हमरे टोला में तो नहीं, अगल बगल में भी सुने हैं कि है। हाँ, मास्क काहे नहीं लगाते हैं तब? लगाते हैं हम लोग, अब काम धंधा करने वाले हैं, गमछे रखते हैं, कखनियों अच्छा। रुमाले से बांध लेते हैं, हाँ। अपना कमाते हैं। हाँ। अच्छा, कोई अगर मानिए बीमार पड़ता है तो दवा के लिए कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? क्योंकि यहाँ तो जो यहाँ सरकारी अस्पताल है वो तो बंद पड़ा हुआ है। ये जाते हैं लोकल, वही झोरा छाप वाला है, वो दवाई देते हैं। अच्छा, ठीक नहीं हुआ तो दूरी व्यवस्था है कि पूछा, नहीं तो ताजपुर जाइए, नहीं तो समस्तीपुर, लोग में तो है नहीं। अच्छा, पैसा अधिक पैसा लगता होगा? अधिक पैसा लगता है, नहीं होता है तभी मर भी जाता है। अच्छा, मर भी जाता है। भाई अगर नहीं होता है तो कहता है कि खाने के लिए नहीं है, दवा कहाँ से लाए, अब नहीं व्यवस्था है तो मर जाता है। ग्रामीण स्तर की हालात है। इस कोरोना काल में भी अस्पतालें बंद हैं और इन लोगों को अगर इलाज की ज़रूरत होती है, अगर किसी बीमार पड़ते हैं तो वो सीधे प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है जिन्हें, और इन्हीं के सहारे पूरा ग्रामीण भारत जो है अभी कोरोना काल में इन्हीं झोला छाप डॉक्टरों के सहारे टिका हुआ है। तो आप समझिए कि जो सांसद का गांव है, ग्राम सांसद योजना के तहत इसे सौंदर्यीकरण की बात की गई थी, स्वास्थ्य सुविधाओं की देने की बात की गई थी, लेकिन इस ग्रामीण स्तर पर दिखाई नहीं देता है। एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जो सहारे जिस जगह पे हम खड़े हैं वो ग्रामीण इलाका, और ग्रामीण इलाका के साथ साथ सांसद ग्राम योजना का यह क्षेत्र है और कुबौली है, जिसे
रामचंद्र पासवान ने गोद लिया था। 2014 में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के सहारे इसे गोद लिया गया था, लेकिन विकास की तस्वीर जो है शायद इन इलाकों में नहीं दिखती है। जिस इलाकों के लिए वोटिंग होता है, जिस इलाकों के लिए रैलियां होती है, उस इलाकों में नहीं दिखता। वो इलाका सिर्फ 150 रुपये दिहाड़ी मजदूरी पर अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर होता है। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटू कुमार। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। कहते हैं अगर आप में हुनर है तो आप आपदा को भी अवसर में तब्दील कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटिहार के रौतारा गांव की, जहां एक दंपति जो है एक छोटा सा रोजगार के द्वारा रोजगार सृजन कर जो लॉकडाउन में भी अपनी छोटी मोटी कमाई करे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कालिदास बनर्जी और संगीत बनर्जी की। ये दोनों दंपति जो है, जो बगीचे में इनका बगीचा है आम का, और जो आम जो वेस्टेज आम होते हैं उनसे उन्होंने अचार और जैम बनाने का काम शुरू किया और स्थानीय बाजार में बेचने का काम शुरू किया। धीरे धीरे इनका काम चल निकला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये अचार और जैम बनाने का, हालांकि संगीता बनर्जी जो इनकी पत्नी है, कालिदास बनर्जी की पत्नी, वो अचार बनाने की ट्रेनिंग ले चुकी है और इसे अब बड़े पैमाने पर जो इनकी जो खपत है वो स्थानीय बाजारों में बड़े पैमाने पर हो रही है। अब इनका ये विचार हो रहा है कि इस धंधे को, उद्योग, छोटे जो रोजगार है, इसको विस्तार दिया जा सके और ताकि बड़े पैमाने पे इसको लाकर रोजगार सृजन का भी अवसर पैदा हो सके। तो कहीं नहीं जाना आना है, ठीक है। तो हम एक दिन अपना पति को बोले, सुनिए ना, इतना आम ये हो रहा है, बर्बाद भी हो जाता है, कभी कभी ये हो जाता है, ये आम को काट के हम लोग कहीं नहीं जेली का ट्रेनिंग तो हमारा लिया हुआ है, हम कर लेते हैं। तो ये बोला जो ठीक ही है, कर लो। तो वैसे ऐसे करते हम कर रहे हैं। क्या है कि आम का जेली और आम का जो जूस जो है, रस जो है, उसको निकाल के और उसको ग्रामीण स्तर पर इसको बेचा जाए। जो भी दिन भर में 5 से 10 किलो आम बगीचा में गिरता है, उस आम से जो है हम लोग ये जेली और जूस बना के, और गांव में ही जो है लगभग 5 से 7 किलो आम का जो है 50 डब्बा तैयार करके उसको गांव में ही बेच। निश्चित तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की पहल सराहनीय है और जिस तरह से काबिलियत के बल पे अपने आपदा के समय में भी जो आप हुनर रखते हैं उसके बल पे अगर आप कुछ अर्जन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके साथ साथ और लोगों के लिए भी ये प्रेरणा है और मिसाल है। और आने वाले समय में इस रोजगार के बदौलत ये काम को आगे बढ़ाने की सोच रही है और अन्य लोगों को भी इसमें साथ जोड़ने की कवायद करे ताकि अन्य लोगों को भी रोजगार मिल सके। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। देश में कोरोना का जिस तरह से कहर बरप रहा है, अब यहाँ पर आम लोगों के बीच के जिंदगी पर भी कहर बन करके टूटना शुरू हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ बक्सर स्टेशन पर खुले आसमान के नीचे सुबह से लेकर के 2-3 दिनों से भूखे प्यासे लोग यहाँ हाजिर हैं और इनकी क्या दुर्दशा हुई है या कहाँ से ये लोग आए हैं, अभी थोड़ी देर में जानने का उनसे प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह का ये लॉकडाउन का असर केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, अब लोगों में भूखमरी की स्थिति जो पैदा हो गई है, क्यों और क्या पूरा हालात है, जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, कहाँ से आप लोग आई हैं? डिहरी गांव भट्ठा पर से। क्या करती थी? ईंट वाला काम करते थे। अच्छा, तो क्या हुआ है? क्या हम लोग के हिसाब नहीं दिया यार, लोभ देकर कमाया हम लोग के, बोले कि कमाओ बढ़िया से 6-7 महीना। और जब भट्ठा टूट गया, बारिश पड़ा, बस ईटा गल गया था, हम लोग के खदेड़ दिया। बोला सरदार के बोला, वो तो सरदार के बोलाए, सरदार के बोला, सरदार के बनकी कर लिया, मारपीट के हम लोग के भगा दिया कि जाओ। कितने लोग आप लोग हैं? हम लोग 26 गो हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग डिहरी गांव से। कहाँ जाना है? जाना है हम लोग के नालंदा जिला। मुख्यमंत्री के गृह प्रदेश नालंदा के निवासी हैं ये सभी लोग और जानने का प्रयास और लोगों से, अन्य लोगों से करते हैं कि क्या पूरा मामला रहा है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? डिहरी गांव से आ रहे हैं। क्या हुआ? वहाँ पे यही हुआ कि जो हम सबको लोभ देकर कमाया गया, बोला कि हम सीजन में तुम लोग का सही से हिसाब करके भेजाएंगे। मालिक का कहना है कि हम ठेकेदार को 10 लाख रुपया दिए हैं, हमारा ठेकेदार का कहना है कि मैं 4 लाख रुपया लिया हूँ। तो उसमें वो अपने कटकेने ठेकेदार हमारा है जो दूसरे ठेकेदार से पैसा लिया, वो ठेकेदार अपना भाग गया और वो ठेकेदार से मारपीट कर अगले ठेकेदार से पैसा लिया 4 लाख 5 लाख रुपया।
अभी क्या हुआ? अभी हुआ ये कि ठेकेदार को लोग बुलाया गया कि आओ अपना लेबर को ले जाओ हिसाब करवा कर। ठेकेदार आया तो ठेकेदार के मारपीट के बंद कर दिया, हम सबको मारपीट के बाहर कर दिया। कहा जाओ वहाँ बंधक बनाए हुए हैं। बंधक बना दिया, हम सबको घर से निकाल दिया। मड़ई तड़ई सब आज उजाड़ कर कहा कि यहाँ रहोगे तो बिना मड़ई के रहो ना तो यहाँ से निकलो जल्दी। देहरी से आप लोग यहाँ कब पहुँचे, कैसे पहुँचे? देहरी से ही पहुँचे कि गाड़ी भाड़ा कुछ नहीं दिया, एक ट्रैक्टर दे दिया वो भी रास्ता में छोड़ दिया, एक स्टेशन पर ले जाकर छोड़ दिया जहाँ गाड़ी का कोई साधन नहीं था। कहाँ यहाँ पे रहो, 2 दिन बाद जाना यहाँ से। तो वहाँ से फिर हम सब अपना जो सामान था उसी को बेच बाच के गाड़ी करके आए यहाँ पे। अब आप क्या मांग करेंगे सरकार? अब क्या मांग करेंगे, जो कमाए हैं जो अपना सरकार निकलवा दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग का रोजी रोटी तो छीन गया। खाना पानी कैसे चलेगा? खाना पानी कैसे चलेगा अब क्या बताएं हम। क्या नाम है आपका? सुजीत। कहाँ घर है? से नालंदा जिला हुआ। लगातार आप देख रहे होंगे कि जहां अब कोरोना लोगों पर बीमारी के कहर के साथ साथ जिंदगी के आस पर भी कहर बनते जा रहा है। अभी नालंदा जिले के यहाँ पर करीब करीब 26 मजदूर जो दैनिक मजदूरी करते थे वो आज यहाँ खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। लेकिन बक्सर के समाज सेवियों ने, बक्सर के एनजीओ ने अभी इनको भरपेट खाना तो दिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि बक्सर से नालंदा तक ये पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए सरकारी स्तर पर क्या पहल की जा रही है, आने वाला समय बताएगा। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर। बात करेंगे कशिश न्यूज के खास ग्राउंड जीरो के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है और लॉकडाउन की धज्जियां एकदम उड़ाया जा रहा है, न प्रशासन ध्यान दे रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में, और लोग मर भी रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में मर रहे हैं, क्योंकि ना तो इन लोग के पास कोई जानकारी है कोरोना महामारी क्या है, कितना भयावह है, कितना भयानक है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और धड़ल्ले से शादी विवाह की कार्यक्रम हो रहा है। हम दिखा भी रहे हैं लोगों को कि कोई भी शादी में सरकार गाइडलाइन जारी किया था, 50 लोग 20 लोग को अनुमति दिया था, लेकिन अभी शादी में 100 से लेकर के 150 लोग जमा हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम में जमा हो रहे हैं ना। और जो भी शादी में जो लोग जमा हो रहे हैं उनके चेहरे पर ना तो मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है। अब जो लोग शादी विवाह का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनके घर में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये लोग स्थानीय थाना को भी सूचना देते हैं। अब देने के बाद जब स्थानीय थाना को सूचना है तो स्थानीय थाना को भी चाहिए था, स्थानीय प्रशासन को भी चाहिए था कि ये जो हमें सूचना मिला है कि फलाने गांव में इतनी शादियां हो रही है या फलाने घर में शादी है, तो वहाँ एक कम से कम चौकीदार या तो प्रशासन की कोई भी सिपाही को भी भेज करके गाइडलाइन को पालन करवानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशासन की जो भी डंडे चल रही है और जो भी लॉकडाउन का नियम का पालन करवाया जा रहा है, उस सारी क्षेत्र में करवाया जा रहा है। अभी कल का यह ताज़ा मामला ये अहमद प्रखंड के मंझोलिया, मात्र ये 2-3 दिन से बीमार महिला कोविड संक्रमित थी और वो बीमार महिला की मौत हो जाती है। स्थानीय प्रशासन जा करके उनका विधि विधान से सरकार के गाइडलाइन पालन करके स्थानीय डीओ रमेश कुमार जी और सरघाटी अंचलाधिकारी सुधीर कुमार तिवारी ये लोग मिलकर के करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी सुस्ती है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना महामारी फैल रहा है। अगर पेट्रोलिंग गाड़ी जाती है तो पेट्रोलिंग गाड़ी को भी दिन में 1-2 बार ग्रामीण क्षेत्र में जानी चाहिए थी। जा करके जो लॉकडाउन का जो नियम है वो ग्रामीणों को बीच में समझाना चाहिए था या पालन करवाना चाहिए था। ग्रामीण क्षेत्र में 12 बजे या 11 बजे आते थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे रात तक ये एकदम खुला रहेगा। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़ भाड़ जमा हो रहा है, इससे ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना महामारी ज़्यादा फैला, वो लोग जो है संक्रमित भी ज़्यादा हो रहे हैं। जी, सरघाटी से कशिश न्यूज़ के लिए रामपुर। इस वक्त हम सिवान के सदर अस्पताल में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे की एम्बुलेंस किस तरह पड़ा हुआ है और ये एम्बुलेंस सदर अस्पताल की शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। इस बाबत अगर सिविल सर्जन से बात किया गया, हमारी टीम जो है कि सिविल सर्जन से जाकर बात की, तो सिविल सर्जन का साफ तौर पे ये कहना था कि इसके चालक और जो कंपाउंडर होते हैं वो नहीं है, जिसके वजह से ये अस्पताल में पड़ा हुआ है। हालांकि ये लगभग 10-15 दिन से इस अस्पताल परिसर में पड़ा हुआ है और इसे देखने वाला कोई नहीं है। फिलहाल
जो सदर अस्पताल सिविल सर्जन है उनका साफ तौर पे कहना है कि रोगी स्वास्थ्य समिति से इसका परमिशन लिया जाएगा, जब इसके चालक आ जाएंगे तब इसको चलाया जाएगा। ऐसे 10 बजे तक ड्यूटी है जी। अच्छा ये बताइए कि ड्यूटी के दौरान आप लोग सुबह 2 बजे से मान लीजिए दोपहर से आ रहे हैं। हाँ। ये कितनी यहाँ पे एम्बुलेंस है? ये एम्बुलेंस तो अभी 6 था, 5 है। अच्छा, तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किसी तरह खड़ा है? ये तो अभी हम लोग देखे हैं तब से खड़े हैं सर। खड़े हैं, नहीं जा रहा है मरीजों इसको लेकर? ना। क्यों, क्या कारण है? अब इसका कारण तो सर सिविल सर्जन बताएंगे हम लोग का। मैंने ऐसे आप लोगों को क्या लग रहा है, ये हम तो बात कर लेंगे। ड्राइवर साइड नहीं है सर, किसी गाड़ी पे नहीं है ना अभी तो फिलहाल कोई नहीं। 2 बजे से। अच्छा, क्या लग रहा है गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? कौन गाड़ी? ये जो एम्बुलेंस ये सब खड़ा है, ये तो वही बताएगा, हम लोग नहीं बने, हम लोग तो डिप्टी से अपने। मैंने आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे हैं? हो गया हम लोग को 20 दिन हो गया। तो गाड़ी कितने दिनों से लगभग खड़ी है? 8-9 रोज हो गया। तो 8-9 रोज में कभी देखे हैं गाड़ी को इधर उधर जाते हैं? ना, कभी नहीं। कोई नहीं। तो क्या मैंने ड्राइवर है कि नहीं है? नहीं, ड्राइवर नहीं, पता है ड्राइवर नहीं है। ये लगभग 1 सप्ताह 6 दिन ऐसे ही हुआ होगा, एग्जैक्ट डेट तो आज याद नहीं। तो मतलब कि सर कारण क्या है कि एम्बुलेंस से नहीं चल रही है लगातार? एम्बुलेंस चलाने के लिए उसमें एक ड्राइवर, एक EMT होता है, पेट्रोल लगता है, तो परिवहन या उसका संचालन व्यय अलग होता है, तो वो हम लोग मरीज से पैसा नहीं ले सकते हैं। इसीलिए वो एम्बुलेंस जब स्वास्थ्य समिति द्वारा संधारित हो जाएगी तो चलेगी, या उस मद में कोई पैसा आ जाए, क्योंकि ये कोई संस्था हम हायर करने के लिए भी अधिकृत हैं, लेकिन चूँकि जनप्रतिनिधि द्वारा दिया हुआ है तो इसको तो हायर भी नहीं किया जा सकता है ना जी। तो अभी तक मतलब कि सर इसकी ड्राइवर की व्यवस्था नहीं हो सकी है? नहीं, अभी नहीं हुई है, वहाँ से निर्देश आ जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक इस एम्बुलेंस के चालक आते हैं और कब तक इसको चालू किया जाता है। जिस तरह पूरे बिहार में एम्बुलेंस का हाहाकार मचा हुआ है, सीवान में भी इसकी वानगी देखने को मिली। अभी महज कुछ दिन पहले मैरवा में एक परिजन, एक पुत्र अपने पिता को ठेले पे लाद के ले जा रहा था। वजह यह थी कि एम्बुलेंस का प्रॉब्लम था, जिसके वजह से ऐसा हुआ, और सदर अस्पताल में ये एम्बुलेंस शोभा की वस्तु बन के रह गई है। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज, सीवान। इसके साथ ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।